हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटर पंडित। मैं आशीष शर्मा और आज हम एक ओनरशिप रिव्यू कर रहे हैं VXI CNG का। जिस टाइम पर पेट्रोल के प्राइस काफ़ी हाइक कर रहे हैं तो पब्लिक जो है वो CNG की तरफ मूव कर रही है। उसमें एक अर्टिगा VXI CNG जो कि 7 सीटर गाड़ी है, एक फैमिली के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में इसके ओनर से और जानेंगे ये कितनी किफ़ायती गाड़ी है, क्योंकि अगर आप पेट्रोल से थोड़ा बचना चाहते हैं और डीजल के भी प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, अब तो आप CNG प्रेफर करेंगे मेरे हिसाब से इस टाइम पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक का इतना जोर नहीं है। तो अगर मैं CNG की बात करूँ तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर हमारे को अपनी फैमिली के लिए कोई कार परचेज करनी है तो जल्दी से हम इसके ओनर को बुलाते हैं, मिस्टर अरुण चौहान। वो पेशे से एक इंजीनियर हैं वो और आके बताएंगे हमारे को अपनी कार के बारे में। तो अरुण आइए। हाय एवरीवन, हेलो आशीष। वेलकम अरुण। तो अरुण आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दें, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। आई एम अरुण चौहान और मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ। इसके अलावा आप हमें बताएं अपनी गाड़ी के बारे में। ये मारुति सुजुकी की अर्टिगा CNG वेरिएंट है और मैंने अभी कुछ ही महीनों पहले मैंने परचेज़ की है और इसके अंदर मैंने काफ़ी कुछ एसेसरीज वगैरह लगाई हुई है। और ये कब सबसे मेन पॉइंट क्या है इसका, ये कंपनी फिटेड CNG है। अच्छा, इसलिए आपने ये गाड़ी प्रेफर करी कि ये कंपनी फिटेड CNG के साथ आती है। और इसके अलावा मेरे पास और ऑप्शन भी थे कि इसके कंपैरिजन में महिंद्रा की मराजो वगैरह आती है, जो मैंने फिर वो डीजल इंजन आती है, तो फिर मेरे को डीजल इंजन नहीं चाहिए था, तो मैंने इसलिए CNG की तरफ जाना था। आपको पता ही है कि पेट्रोल के और डीजल के रेट कितने हाई चल रहे हैं। इससे पहले मैं मारुति की जैन यूज़ कर रहा था, वो भी CNG में थी। वो कंपनी फिटेड CNG थी। कंपनी फिटेड CNG थी। 2013 मॉडल से लेके अब तक मैंने वो यूज़ की। फिर मेरा प्लान था कि चेंज करनी है मेरे को गाड़ी, तब मैंने सोचा 2-3 ऑप्शन थे मेरे पास। CNG की मारुति की तरफ मैंने ज़्यादा वो समझा, क्योंकि एवरेज वगैरह इसकी काफ़ी अच्छी आती है मारुति की CNG। तब मैंने ये अर्टिगा मारुति की एक ही ऑप्शन मिला मेरे को MPV सेगमेंट के अंदर, जो 7 सीटर आती है और CNG के अंदर आती है। सिर्फ मारुति ही प्रोवाइड करती है, वरना 7 सीटर बाकी कोई भी कंपनी हो वो प्रोवाइड नहीं करती है। CNG के अंदर गाड़ी आपकी, आपका कहना ऐसा है। तो अरुण, जैसे जिस फैमिली से मतलब जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं उस टाइम में उस एरिया में आई थिंक स्कॉर्पियो वगैरह का क्रेज ज़्यादा है, तो फिर भी आपने CNG में ये गाड़ी चुनी। स्कॉर्पियो का क्रेज ज़्यादा है। फिर मेरा ये था कि मेरे को 10 लाख के अराउंड मेरा बजट था, थोड़ा बजट भी देखना होता है। फिर ये क्या है, स्कॉर्पियो में ओनली डीजल इंजन आता है, उसका फिर बेस सेगमेंट होता है, जो बेस वेरिएंट आता है वो ऑलमोस्ट 15 लाख से स्टार्टिंग है, शायद 15 लाख से लेके 22 के अराउंड तक जाता है। तो मेरा बजट से थोड़ा हाई जा रहा था। फिर मेरे को ये था कि CNG के साथ साथ पेट्रोल भी थोड़ा सा, इसलिए मैंने CNG यूज़ कर चुका हूँ पहले। देन मैंने सोचा कि दोबारा नेक्स्ट कार भी CNG में ही लूँगा मैं, CNG में ली जाए। CNG में ली जाए। तो अगर मैं बात करूँ, ये आप बता रहे जैसे कि VXI CNG है, क्योंकि ये एक ही वेरिएंट आता है मारुति के पास, अर्टिगा VXI CNG। तो आपने जब इसकी रेपुटेशन देखी होगी मार्केट में, कि आप देखेंगे कि ये टैक्सी में भी काफ़ी यूज़ होती है, तो वो रेपुटेशन आपको कहीं कुछ खली? वो टैक्सी में यूज़ होती है। मेरे को सबसे पहला पॉइंट यही लगा कि टैक्सी में यूज़ होती है, इसलिए मेरे को सोचा कि एक बार दूसरी गाड़ी की तरफ जाऊँ, लाइक स्कॉर्पियो या और कुछ मैं देखूँ। फिर सोचा कि कोई नहीं, अपने वैसी 7 सीटर, मुझे फैमिली कार है, अब 7 सीटर कोई भी वो नहीं देती, तो मेरे को लगा कि परफेक्ट मारुति की सही वो है, तो इसलिए मैंने देन ये यूज़ की। ओके, ये चॉइस की मैंने। इसके अलावा जैसे कि आपने बताया कि मैं जब ये गाड़ी ले रहा था तो उस टाइम में मैंने और भी गाड़ी देखी थी, बट मैं कहना चाहूँगा कि आपने इसके कंपैरिजन में कोई देखी हो पेट्रोल के अंदर, ये डीजल ना देख के? इसके अंदर सर एक तो आप 7 सीटर, एक तो ये मारुति की आती है, हाँ 10 लाख के अराउंड, 10 लाख के अराउंड, एक तो मारुति की आती है, और एक हमारे पास रेनॉल्ट की और आती है, ड्राइवर आती है। ड्राइवर और आती है। मैंने वो सर्च की थी, लेकिन उसमें मेरे को थोड़ा खास उसका लगा, क्योंकि आई थिंक मेरे हिसाब से उसका इंजन कैपेसिटी भी कम है। इंजन कैपेसिटी कम है और थोड़ा लुक वाइज मेरे को थोड़ा अच्छा ही नहीं लगी, तो मैंने मारुति की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा करना रुक करा, क्योंकि मारुति आप पहले भी ओन करते हैं अपने पास, जैसे कि आपके पास अभी भी आई थिंक वो होगी, क्या कहते हैं, जैन। मारुति की गाड़ी यूज़ कर रहे हैं हम, और हमारे फैमिली मेम्बर के पास और भी काफ़ी वो है, यार दोस्तों के पास सब मारुति यूज़ करते हैं। ओके, इसके अलावा मैं बात करूँ, इसका एक्चुअल प्राइस बताएंगे जो आपको ऑन रोड पड़ा है? ये मेरे को 10 लाख के अराउंड पड़ी है, और मैंने इसके अंदर 50,000 की एसेसरी वगैरह लगवाई है। तो कुल मिला के आई थिंक मैं कहूँ तो 11 लाख 11 लाख के अराउंड उसमें ये आपको गाड़ी पड़ी है, ये वाली ऑन रोड ये आपको गाड़ी पड़ी है। तो इसमें आपने बार बार से क्या क्या चीज़ें लगवाई हैं जो आप बता रहे हैं बार बार? मैंने एसेसरीज की कंपनी से मैंने ये फॉग लैम्प लगवाए हैं, और मैंने बैक साइड में देखोगे आप स्पॉइलर लगवाया है, कंपनी फिटेड लगवाया जो मैंने, और इसके सीट कवर मैंने कंपनी से डलवाए हैं, और साइड की मोल्डिंग आती है वो डलवाई है मैंने। ओके,
और आई थिंक ये रेन वाइजर भी आपने बाहर से ये लगवाया भी है। मारुति से वो लगवाया है। ओके, इसके अलावा मैं बात करूं जब से आपने लिया है और अभी तक इसकी इंजन परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि ये खास हो जाता है जब आप एक सीएनजी गाड़ी चलाते हैं, वो भी कंपनी फिटेड। मेरे को पेट्रोल और सीएनजी में खास फर्क लगा नहीं। जैसे गाड़ी पेट्रोल के अंदर चलती है ऐसे एज इट इज सेम सीएनजी के ऊपर चलती है। ऐसा मेरे को लगा नहीं कि गाड़ी कोई में लैग CNG के महसूस अंदर नहीं हुआ आपको? कोई लैग या ऐसे कोई पावर का कम वो नहीं लगा। 15 सीसी का इंजन आता है इसके अंदर, तो मेरे को बिल्कुल बेस्ट वो लगा। एक परफेक्ट फैमिली कार है। ओके, तो अगर मैं बात करूं इसके इंजन से रिलेटेड, तो उसमें सबसे बड़ी बात आती है जब आदमी सब चीज़ों को देखता है, सारे पैरामीटर को देखता है, तो एक पैरामीटर होता है माइलेज का। तो इसकी आप माइलेज के बारे में बताएंगे, कितनी माइलेज ये अभी दे देती है आपको? इसकी माइलेज कंपनी क्लेम करती है 26 के अराउंड, ओके, लेकिन ये 24 to 25 आराम से दे देती है ऑन हाईवे। ये आपको सीएनजी के अंदर मिलती है? सीएनजी के अंदर है। और आप पेट्रोल की तरफ जाओगे तो पेट्रोल के अंदर 16 to 17 आराम से निकाल देती है। ओके, क्योंकि इंजन काफ़ी बड़ा है इसका। इंजन 15 सीसी का इंजन आता है। ओके, तो आपने इसको पेट्रोल में कितने किलोमीटर चलाया होगा? इसमें पेट्रोल आई थिंक स्टार्टिंग में मैंने 100-150 किलोमीटर आसपास चलाई है ये गाड़ी। पेट्रोल के अंदर? पेट्रोल के अंदर। बाकी फिर मैं रेगुलर सीएनजी का यूज़ कर रहा हूँ। सीएनजी का यूज़ कर रहे हैं, तो और एक बार में इसमें कितनी सीएनजी आ जाती है? इसमें अराउंड 8 to 9 आ जाती है। 9 और सिलेंडर कंपनी कितने का क्लेम करती है, कितने लीटर का है? कंपनी 11 कुछ का क्लेम करती है, लेकिन अभी सर्दियों का टाइम है तो 8 to 9 आराम अच्छा, से प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, प्रेशर पे करता है। डिपेंड अपन प्रेशर करता है। तो 8 to 9। और ये कितने में फुल हो जाता है आपका जो इसका सिलेंडर है गाड़ी का? ये वो डिपेंड करता है कि रेट, जैसे हमारे इधर गुड़गांव साइड में रेट है वो यहाँ पे 62 के अराउंड चल रहे हैं, और दिल्ली में 553 के अराउंड है। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि कितनी वहाँ पे क्या है और प्रेशर कितना है और रेट वहाँ पे कितना है, तो ये डिपेंड करता है। बाकी 450 से 500 रुपये में हमारे यहाँ हो जाती है, और उसके 500 रुपये में आपको 200 किलोमीटर आराम से निकाल देती है ओके, और हाईवे। ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं, जो ये कलर लिया आपने ब्राउनिश था, तो यही कलर क्यों प्रेफर करा इस टाइम पे आपने? मैं इसलिए परचेज किया कि एक तो था कि वाइट कलर, पहले मैं गाड़ी वाइट यूज कर रहा था, फिर मैंने सोचा कि वाइट कलर ही चूज करते हैं। फिर वाइट टैक्सी में चलता है, फिर मेरे को थोड़ा सा की था, ये एक मेजर फैक्टर है। मेजर फैक्ट है, इसीलिए मैंने व्हाइट कलर नहीं लिया। फिर ऑप्शन था दूसरा कलर कोई देख के, इसलिए फिर मैंने ये कलर चूज किया। फिर आपने ये कलर चूज करा। और तो ये तो हो गया आपके कलर से रिलेटेड। इसके अलावा मैं बात करूँ सर्विस कॉस्ट की, आई थिंक इसकी अभी फर्स्ट सर्विस हुई होगी? हाँ जी, फर्स्ट सर्विस मैंने करा ली है, वो भी मारुति से कराई है मैंने। यहाँ पे मेरे चार्ज वगैरह कुछ नहीं लगे, वो नॉर्मल सर्विस होती है, उसमें चेकअप वगैरह करके वो फर्स्ट सर्विस होगी है। और अगर मैं बात करूं गाड़ी के पिकअप की, मतलब कि 0 to 100 तो मैं नहीं कहूँगा कितने सेकंड में जाती है, बट क्योंकि ये एक फैमिली कार है, बट मैं बात करूं इसके पिकअप टाइम की कि वो आपको किस तरह का फील होता है, एक पावर जो होती है गाड़ी के अंदर वो किस तरह की फील होती है? इसकी पावर तो इसकी अच्छी है। आपको पता है कि 15 सीसी का इंजन है, ओके। तो पावर वगैरह तो अच्छी होगी। तो मेरे को चलाने में भी ऐसा लगा नहीं कि पावर की कमी है। नहीं, क्या होता है कि सीएनजी पे लैक मारता है पिकअप जो होता है, तो उस तरह का आपको फील हुआ पहले गियर में, दूसरे गियर में? बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस आता है पेट्रोल और सीएनजी के अंदर चलाओगे। ओके, तो वो आपको फील होता है माइनर सा डिफरेंस? बिल्कुल माइनर सा फील होता है। ओके, तो आपका जिस टाइम पे आपने ये गाड़ी परचेज करी, उस टाइम पर आपका एज ए कस्टमर डीलरशिप के साथ कैसा रिलेशनशिप रहा, कि उन्होंने किस तरीके से आपको ट्रीट करा? वो मेरे को एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे साथ। उन्होंने मेरे को एडवाइस भी किया कि आप ये कलर चूज कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन भी है, और इसके अंदर आप सीट कवर वगैरह ऐसी चीज़ वगैरह काफ़ी कुछ उन्होंने मेरे को एडवाइस किया। दैन फिर मैंने सिलेक्ट करके वो। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा यहाँ पर, जो आप कह रहे हैं मैंने 50,000 रुपये की एसेसरीज लगवाई है इसमें, तो उसका क्या डीलरशिप ने प्रेशर करा था आपको, या फिर आपने अपनी मर्जी से लगवाया हो? नहीं, वो मैंने अपनी मर्जी से लगाया है। क्योंकि मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि आप अगर ये पैक लगवाते हैं तो हम आपको जल्दी गाड़ी दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं था? लेकिन मारुति का ये है कि बेसिक किट तो वो कंपनी वालों ने बोला था कि बेसिक किट आपको लगवानी ही पड़ेगी। बेसिक किट कितने रुपए की होती है? जो कि 13 से 14,000 रुपये के आसपास थी। फिर मैंने इसके अंदर सीट कवर वगैरह ये सारा कुछ मैंने एडिशनल वो कराया, कि मैं नहीं समझता कि बाहर एक आफ्टर मार्केट कराते हैं और एक कंपनी के अंदर कराते हैं तो उसकी उसका फर्क रहता है, जेन्युइनिटी अलग होती है उसकी। ओके, ये तो एक्सपीरियंस रहा आपका डीलरशिप के साथ में। उसके अलावा मैं बात करूँ इसके वेटिंग पीरियड की, क्योंकि जो मारुति की सीएनजी कार है वो काफ़ी हाइक में है इस टाइम पे, जब से पेट्रोल के प्राइस आई थिंक बढ़े हैं, और उससे पहले भी थी, तो उस पर वेटिंग पीरियड के बारे में कुछ बताएं। इसमें वेटिंग पीरियड ऑलमोस्ट 1 ईयर के अराउंड चल रहा है अब। और जब मैंने गाड़ी परचेज की थी, जब इस पे 6 to 8 मंथ्स का वेटिंग पीरियड था, मैंने गाड़ी बुक कराई, उसके बाद देन मेरे को 2 मंथ्स के बाद फ़ोन आ गया था कि आपको गाड़ी इस डेट को दे देंगे। फिर मेरे को हम जाके फिर गाड़ी ले आए थे, पिक कर लाया आप गाड़ी। तो आपने एक रन में अपनी गाड़ी को कितने किलोमीटर चलाया है? ये मैंने 200 के अराउंड चलाई है गाड़ी, नॉन स्टॉप कि मतलब इसके बीच में आप कहीं भी नहीं रुके? और उस टाइम पे ब्रेक लिया था सिर्फ 5 to 10 मिनट का, देन गाड़ी मैंने रेगुलर यूज।
तो उस टाइम पे आप जब चला रहे थे तो गाड़ी के अंदर कितने बंदे थे? गाड़ी के अंदर हम 5 लोग बैठे थे जब मैंने गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तो उस टाइम पे आपको ड्राइविंग में कोई प्रॉब्लम ऐसी लगी हो कि थकावट हो गई हो, एज ए कि ड्राइविंग हैंडलिंग के चक्कर में, ना कि एक ह्यूमन बॉडी का नेचर होता है कि थोड़े टाइम बाद थक जाती है बॉडी, वो नहीं, बट कि गाड़ी से कोई प्रॉब्लम हुई हो कि सीटिंग कंफर्टेबल नहीं है? तो बहुत गाड़ी कंफर्ट लगी, ऑलमोस्ट बैठने में भी। आप पीछे बैक साइड में बैठोगे तो बैक सीट की अगर मैं बात करूँ तो बैक सीट की बात करोगे तो वो और कंफर्टेबल है फ्रंट सीट से। फ्रंट सीट से। और ड्राइविंग का एक्सपीरियंस बताए ना इसका? ड्राइवर एक्सपीरियंस मेरे को बहुत अच्छा लगा गाड़ी ड्राइव करके, और ऐसा कुछ खास थकावट वगैरह फील नहीं हुई मेरे को। इसके अलावा मैं बात करूं एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस, जो कि गाड़ी के अंदर व्यू होता है आपको रोड का, वो किस तरीके का आता है, मतलब प्रॉपर आता है कि नहीं? रोड का व्यू मेरे को प्रॉपर दिखाई देता है, कोई ऐसा कुछ वो नहीं है गाड़ी की, कि मतलब कोई भी ब्लाइंड स्पॉट हो गाड़ी के अंदर? ऐसा कुछ भी वो नहीं है, क्योंकि ये एक लेंथी कार है, तो अगर मैं ORVM की बात करूं उसमें कोई ब्लाइंड स्पॉट बनता हो? नहीं ऐसा कुछ भी वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं। और रियर सीट्स का जैसा कि आपने बताया कि इसमें पीछे 5 बंदे आई थिंक मेरे हिसाब से कंफर्टेबली आ जाते होंगे बंदे। और उससे जो रियर सीट्स है उसकी बात करूं तो मैं, वो भी इसके अंदर थोड़ा सा की होता है कि बंदा हेल्दी हो, हेल्दी हो तो वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा, वरना बंदे ये लगा लो 5 to 6 की जिसकी हाइट है, 6-7 आराम से दो बंदे आराम से बैठ सकते हैं, जो थर्ड रो वाली सीट्स हैं उसमें। ओके। और इसके अंदर अगर फीचर्स की बात करूं तो उनके बारे में कुछ बताएं हमारे को। इसके अंदर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आते हैं, और जो इसके सिस्टम है वो एक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। ओके, अच्छा, वो डिस्प्ले के साथ नहीं आता होगा, बट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी, टच की कंट्रोल आते होंगे, वो वॉल्यूम कंट्रोल्स के साथ में आता होगा। इसके अलावा और कोई फीचर जैसे कि रियर एसी वेंट्स वगैरह? इसका रियर एसी है जो मेरे को काफी अच्छा लगा, और एसी की कूलिंग की बात करें हम, एसी की कूलिंग भी इसकी काफी अच्छी है। अच्छा, मैं एक चीज और बात करना चाहूंगा, जब आपने ऐड ही कर दिया यहाँ पर, जो एसी की कूलिंग है, कई बार CNG गाड़ी लैग करने लग जाती है जब हम एसी ऑन कर लेते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस हुई हो? ये गाड़ी मैंने यूज की ना, तो हमें पता ही नहीं चला कि गाड़ी के अंदर एसी चला है कि नहीं चला, ऑन है या नहीं है। मतलब इस तरह का आप बता रहे हैं कि इतना साइलेंट है? या साइलेंट है, इतना साइलेंट है। दूसरा, आपको CNG पे भी कोई ऐसा लैग फील नहीं हुआ? इसके अलावा मैं बात करूं, कैबिन नॉइज आती है गाड़ी के अंदर, मतलब कि जैसे इंजन की नॉइज आती हो या कोई और अलग? इंजन की पेट्रोल इंजन है तो इंजन नॉइज वगैरह तो बिल्कुल होने का कोई तो मतलब ही काफी नहीं। रिफाइन इंजन है। एर्गोनॉमिकली मैं अगर बात करूं गाड़ी की, जो सारे कंट्रोल हैं जिस टाइम पे आप ड्राइविंग करते हैं, तो उस टाइम पे आपको मतलब कि कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं होती है ऐसा कि मान लो आपको डीपर देना है तो उस कंट्रोल के लिए काफी दूर जाना पड़ता है, या फिर मतलब सिस्टम से बाहर रहता है वो? नहीं, ऐसा कुछ भी वो नहीं है, चलाने में बिल्कुल आप यूज करके देखोगे तो कंट्रोल वगैरह सारे ड्राइविंग सीट के ही हैंडी लगते हैं आपको। अगर मैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो एक लॉन्ग कार है, और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो वो भी काफी कम है, आई थिंक 185 है, 185 mm है ग्राउंड क्लियरेंस। तो आपको कोई भी तरह की दिक्कत आती हो रोड पे चलाने में कि जैसे गाड़ी नीचे से बैठ जाएगी वगैरह, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा तो कुछ भी मेरे को लगा नहीं। मैंने इसके अंदर 5 पीपल ही अराउंड बैठाए हैं हमने, और ज्यादा इससे हम बैठे नहीं है, तो मेरे को ऐसा लगा नहीं कि गाड़ी नीचे से बैठ जाएगी, ऐसा कुछ भी अब तक महसूस नहीं हुआ। ओके। इससे आपने मान लो कि जैसे ऑफ रोडिंग तो मैं कहूँगा नहीं, बट ऐसा होता है ना कि रोड खराब हो तो उस जगह पे आपने इसे राइड कराओ, तो उस टाइम पे आपको कोई दिक्कत आई इस गाड़ी को? नहीं, ऑफ रोडिंग तो मैंने इससे गाड़ी से की नहीं, क्योंकि ऑफ रोडिंग की तरफ जाना होता तो मैं बोलेरो और या आई थिंक स्कॉर्पियो वगैरह लेता। ओके। और नहीं, बट ये होता है ना कि रोड खराब है तो उस रोड कंडीशन की बात खराब था, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत इसको यूज किया है तो मेरे को ऐसा लगा नहीं कि गाड़ी नीचे से लग रही है या ऐसा कुछ भी। ग्राउंड क्लियरेंस मेरे को ठीक ठाक लगा, आई थिंक 185 mm बता रहे हो कितने ग्राउंड है, तो लेकिन गाड़ी टच नहीं होती नीचे से। ओके। जैसा कि आपने अभी बताया कि आपने इस गाड़ी को 200 किलोमीटर के अराउंड 1 रन में चलाया है, तो इसके बाद मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। एक कस्टमर के साथ हुआ था जो हमारे एक वीडियो में आए थे, वो बलिनो ओन करते हैं, तो उन्होंने उस गाड़ी को कुछ लंबे समय तक रन करवाया। उसके बाद क्या हुआ, जब वो दोबारा गाड़ी में आए और गाड़ी को स्टार्ट करा तो गाड़ी ब्लैकआउट हो गई, मतलब कि गाड़ी का सिस्टम जो था वो चला ही नहीं, एकदम सब कुछ ब्लैकआउट, ना ओडोमीटर में लाइट थी, ना गाड़ी स्टार्ट हो रही थी। कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिली हो? क्योंकि वो भी एक मारुति की प्रीमियम सेगमेंट वाली कार है, बलिनो, आप जानते ही होंगे। मेरे को तो ऐसा कोई फील हुआ नहीं, लेकिन अभी तक आगे होगा तो फिर देखते हैं। लेकिन अभी तक मेरे को 200 किलोमीटर रन करने के बाद मेरे को ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ, मतलब कोई भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को। और जैसा कि आप बता रहे हैं अपनी गाड़ी के बारे में, और मारुति की बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी आपको कैसे लगी, उस पर कुछ कहें? इस बिल्ड क्वालिटी मारुति की थोड़ी बोलेंगे कि ठीक ठाक है, लेकिन एक बिल्कुल परफेक्ट का वो बोल नहीं सकते कि बिल्कुल ही परफेक्ट है, लेकिन ठीक ठाक है। क्योंकि बंदा जब अपनी गाड़ी लेता है तो वो फैमिली को देखते हुए सेफ्टी रेटिंग्स भी देखता है, आई थिंक आज के टाइम में, तो वो फैक्टर कहीं आपको दिक्कत देता है? आई थिंक मारुति को थोड़ा सेफ्टी के हिसाब से थोड़ा बहुत और वो इनहेंस होना चाहिए,
इसके अंदर अभी देख लो कि 2 एयरबैग आते हैं और ये 7 सीटर कार है। तो आई थिंक 4 तो आने आई चाहिए। थिंक 4 तो कम से कम होना ही चाहिए। दूसरा अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो मैं, बिल्ड क्वालिटी तो इसकी नॉर्मल है, ठीक ठाक ही बोलेंगे एज कम्पेयर टू जो महिंद्रा और आपकी ये टोयोटा आती है, तो ठीक ठाक है बस। ओके, तो ये तो था आपकी गाड़ी के बारे में सारी चीज़ें। ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की परफॉर्मेंस को लेके, बिल्ड क्वालिटी भी उसमें आती है, परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी फीचर हो गए और जो इसके फीचर्स आते हैं वो सभी, उन सब को मिला के अगर मैं आपसे कहूं आप इसको 10 में से रेट करें तो आप कितना रेट करेंगे अपनी गाड़ी को? मैं इसको 10 में से 8 देना चाहूँगा, और जो 2 मैंने माइनस किए वो सिर्फ सेफ्टी को लेके। सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी। और 8 किस चीज़ को देख के कहा है आपने? 8 सर, एक तो इसकी माइलेज, Okay. जो माइलेज मेरे को सबसे बेस्ट लगी, और इसकी परफॉर्मेंस वो भी मेरे को काफ़ी कुछ अच्छा लगा यूज़ करने के बाद। तो जैसा कि आप हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उसके अलावा आप किसी और सब्सक्राइबर को भी ये गाड़ी सजेस्ट करना चाहेंगे? अगर आप अर्टिगा लेने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ले लीजिए। मारुति की बिल्कुल परफेक्ट कार है, फैमिली कार है। एमपीवी सेगमेंट के अंदर सिर्फ मारुति ही प्रोवाइड कराती है 7 सीटर कार, वो भी सीएनजी के अंदर। वो भी सीएनजी के अंदर, वरना और कोई कंपनी एक मराजो वगैरह आती है डीजल इंजन में आती है, लेकिन जो मराठो तो आई 7 थिंक डिसकंटिन्यू भी हो गई अब। तो ये था ओनरशिप रिव्यू मारुति अर्टिगा VXI सीएनजी का, जिसका हमारे को एक अच्छा ओवरव्यू दिया उसके ओनर अरुण चौहान जी ने, जिन्होंने बताया कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देख के आप अपनी भी गाड़ी खरीद सकते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। आप क्योंकि एक ओनरशिप रिव्यू देख रहे हैं तो आपको भी ये चीज़ समझ में आएगी कि एक ओनर का देखने का क्या नज़रिया होता है, वो अपनी गाड़ी को किस तरीके से लेते वक्त देखता है और उससे क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखता है। तो ये हमारे एक सब्सक्राइबर थे। अगर आप में से कोई भी हमारे को अपनी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू देना चाहता है तो जस्ट हमारे को कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा हैंडल, फेसबुक हैंडल पे कहीं पर भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। राम राम।